This is also called network theory, networking. Okay. So can you give me some real life examples of network theory? So what are the some examples of network in our life? क्या 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 नेटवर्क है हमारे पास? सही. So some real life examples of networking is wires. हाँ, सोशल नेटवर्क भी है. पहले ऐसा नेटवर्क ले लेते हैं जो फिजिकल मोड में है हमारे पास. ठीक है, तो फिजिकल मोड में क्या क्या है, मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूं. आप अपने आंसर इसमें डाल दो चैट बॉक्स में, है ना. आई विल रीड दैट. ओके. तो पहला जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, मान लीजिए ट्रेन के ट्रैक्स. ओके. तो ट्रेन ट्रैक्स, व्हाट अदर्स apart from that, roads, right? roads. और तो वायरिंग का क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी एक नेटवर्क है. ठीक है. वायर्स और टेलीफोन वायर्स. राइट. और इलेक्ट्रिसिटी वायर, टेलीफोन वायर्स एंड ओके. तो ये तो चीज है जो रियल नेटवर्क है. अभी एक स्टूडेंट ने जैसे बताया सोशल नेटवर्क, तो हमारा एक सोशल नेटवर्क भी है. कैसे सोशल नेटवर्क? You are connected to me, right, as a teacher and student, and then you are connected to your family, your friends, and I am also connected to my family and friends, right? So there is a social network. तो हमारा जो हम लोग जो हैं इसमें नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ वो एजेज हैं, वर्टिसेज हैं. वर्टिसेज नहीं, एजेज हैं, लाइंस हैं, ब्रांच हैं. ठीक है. और कोई नेटवर्क का एग्जांपल? तो लेट्स से यू हैव मेड ए टाइम टेबल फॉर योर लाइफ कि मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे 6 बजे उठना है, जितने भी टाइम पे उठ के ये काम करने हैं, नित्य क्रियाक्रम. और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ये करना है. तो दिस वर्क प्लान इज आल्सो नेटवर्क. ठीक है. तो यू हैव ए पॉइंट एंड फ्रॉम वन पॉइंट यू गो अनदर पॉइंट. तो वर्क प्लान ऑफ डेली लाइफ और जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में कैसे होता है, पहले नींव डलेगी, फिर ये होगा, फिर चिनाई होगी, फिर छत डलेगी, फिर प्लास्टर होगा, फिर फिनिशिंग होगी. राइट. सो देयर इज ए वर्क प्लान फॉर एवरीथिंग. तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क एक फिजिकल मोड में नेटवर्क नहीं है जैसे वायर में होता है, बट ये नेटवर्क है जो कि वर्चुअल मोड में एक नेटवर्क है. बिल्डिंग ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग. So I will write building construction. Correct? Okay.
So what are the common things that we see here? Okay, no problem. I'm closing the video. I also don't want to keep the video on, but sometimes students think that it is better for their attention, so that's why I kept. Do you hear my voice nicely now? Are you able to understand what I'm saying? So what are the things in a network? What are the things in a network? So a network have some points. Okay, so let's say 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, right? And then there are some edges. So these vertex are connected with edges. These vertex are connected to each other through edges. Okay, right? So in a network, there are two things. So this is my vertex. Okay, and this is my edge. Okay, so vertex, in plural we call it vertices. Okay, they are also called nodes. They are also called points. They are also called centers. Okay. Similarly, for the edges, they are also called branches. They are also called arcs. ठीक है, तो ये सब नाम है इसके, लेकिन अभी हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वर्टिसेज एंड आर्क्स, वर्टिसेज एंड एजेस. So will be used from now onwards. Will be used from now onwards. Okay. तो मान के चलो कि ये कनेक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इस कनेक्शन को हमको लिखना है मैथमेटिक्स में. तो हाउ टू राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ द सबसेट. सबसेट की फॉर्म में हम लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल मेक ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस. व्हाट इज अ कलेक्शन? कलेक्शन इज 1 2 3 4 5. करेक्ट. नाउ व्हाट आर द एजेस? एजेस में हम देखेंगे कि कौन सा सेट, कौन सा नोड, कौन सा वर्टेक्स किससे कनेक्टेड है. सो 1 and 2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो आई विल राइट 1 and 2. तो मैं छोटा करके देख लेता हूं इसको, आपको पूरा एक ही बार में दिख जाएगा. तो इसको मैं लिख दूंगा 1 and 2. ठीक है, और 1 3 से भी कनेक्टेड है, 1 5 से भी कनेक्ट, 4 से भी कनेक्टेड है, और 1 5 से. जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे. बट 2 इज कनेक्टेड टू 3, राइट. एक से कनेक्टेड है वो तो मैंने पहले लिख दिया. नाउ 2 इज कनेक्टेड टू 3, 3 इज कनेक्टेड टू 2 और 1 तो लिख दिया मैंने. So 3 is connected to 4 and 3 is also connected to 5. 4 is connected to 3 और 1 तो हमने पहले लिख दिया, तो 4 is connected to 5. So that's all. So in this way we can write a network, we can draw a network in the form of a set. अभी आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है जैसे हमने ड्राइंग की है उसको हम वापस से निकाल सकते हैं, राइट. ओके, द अनदर थिंग इज दैट कि अब हम आते हैं एक चीज में जिसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि नेटवर्क तो है मेरे पास, ठीक है, वर्टिसेस एजेस तो है, पर एक चीज और है, वो है कि ईच एज इज गिवन सम वैल्यू. तो मान लो ये एज को 5 मिल गया, ये 2, इस एज को मैंने एक नंबर दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 0. 0 नहीं दे सकता मैं, क्योंकि 0 का मतलब हो गया कि या तो वो एक ही नोड है या फिर वो प्रोबेबली एक ही नोड है. तो मान के चलो इसको भी मैंने
6 दे दिया, ठीक है। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? आप में से कोई बता सकता है गैस करके कि ये एज का मतलब क्या है? एज में जो वेट दिया है उसका क्या मतलब है? It is very easy to, guess this thing. That's why I'm asking. तो मान लिया किसी को, यस, करेक्ट आंसर, अमन। मान लिया किसी को 1 से 2 जाना है, तो इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है कि ये इसकी डिस्टेंस है। तो ये 5 किलोमीटर हो गया मान लो, या 5 मीटर हो गया। 5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है ये टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि 1 to 2 जाने में कितना टाइम लगता है, तो 5 मिनट लगते हैं। और ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है कि 1 और 2 ट्रेवल करने में कितना फेयर लगता है या कितने रुपए का पेट्रोल लगता है, राइट। तो यदि और भी किसी चीज को कर सकता है, जैसे 1 को 2 को कॉल करना है तो उसकी कॉल चार्जेस क्या होंगे, राइट। तो ये, इसको हम कहते हैं वेटेड ग्राफ, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, एक वेट है। तो WEI, वेट इज assigned to each age. So in this graph, in the weighted graph, we assign weight to each age. Next thing is that directed graph. What is directed graph? So sometimes in graph, a direction is given to each age. Sometimes a direction is each age. So sometimes a direction is given to each age. So in that case, the movement or the transportation is only possible in that direction. It is not possible in other direction. तो ये जो हमने ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों वे में पॉसिबल है। 1 से 2 भी जा सकते हो, 2 से 1 भी जा सकते हो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ ग्राफ्स में आपको डायरेक्शन फिक्स होती है एंड यू ट्रेवल ओनली थ्रू दोज डायरेक्शंस। तो 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 4 में जा सकते हैं, 3 से भी 4 में जा सकते हैं, 2 से 3 में आ सकते हैं, और 3 से 1 में जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। इन दिस ग्राफ ए डायरेक्शन इज गिवन टू ईच एज। So now what is a path? The next question is what is a path? तो path क्या चीज है? तो मैं ये वाला PDF आपको Moodle में अपलोड कर दूंगा, so don't worry about that, ठीक है। तो path is a set of edges वन से 4 नहीं है एज हमारे पास, 1 से 4 हमारे पास एज भी नहीं है, और जैसे 1 से 3 में एज है लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, क्या आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो? नहीं, राइट, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब जाने का मतलब केवल ट्रेवल से नहीं है मेरा। बहुत जनरल है वो, कि some points are, so like for example you can travel for through 2 only, right? वैसे ही करोगे ना, अब आपको कोई सिटी जाना है तो आप डायरेक्ट थोड़ी चले जाओगे, आपको दूसरे सिटी होके जाना ही पड़ेगा उस सिटी तक, और तो कोई तरीका नहीं है। तो यदि 4 तक जाना है एक को, तो 2 के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, तो पाथ इज सेट ऑफ एजेस
पाथ इज सेट ऑफ, ये जो मैंने नोमेनक्लेचर दिए हैं, आपको ये नोमेनक्लेचर अच्छे से याद कर लेने हैं कि वर्टेक्स को नोड्स भी कहते हैं, पॉइंट्स भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, और एजेस को ब्रांच भी कहते हैं, आर्क्स भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये इंटरचेंजेबली यूज होंगे। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन बनाया, उसने मान लो एज की जगह आपको आर्क दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए आपको ये नोमेनक्लेचर याद रखना पड़ेगा। बाकी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ ही जाओगे, मतलब तो सबका एक ही निकल के आ रहा है। पाथ इज ए सेट ऑफ एजेस joining two distinct nodes। जैसे मैं ऊपर वाले में बोलूं कि एक से मैं गया दो, राइट, और दो से मैं गया चार, तो ये एक पाथ हो गया। दिस इज ए पाथ फ्रॉम 1 to 4। पासिंग थ्रू अदर नोड्स, तो इसमें हम दूसरे नोड्स की हेल्प ले सकते हैं, पासिंग थ्रू अदर नोड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकिल। व्हाट इज साइकिल? ओके, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए नोड, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए वर्टेक्स, मैं अभी इसमें वर्टेक्स ही यूज कर लेता हूँ, बाकी आप बाद में, जैसे मैंने आपको बोला ही है कि एग्जाम में आप इंटरचेंजेबली यूज होंगे। मैथमेटिक्स के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग चूंकि नेटवर्क थ्योरी को यूज करते हैं, तो वो अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स के लोग वर्टेक्स एंड एज यूज करते हैं, और बाकी लोग जैसे इंजीनियरिंग के लोग ये नोड्स एंड आर्क्स यूज करते हैं। साइकिल इज ए पाथ, साइकिल इज ए पाथ दैट connects a vertex to itself via other nodes, via other vertex, via other। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जो ऊपर जो फिगर दिखा रखा है, इसमें कौन कौन से साइकिल्स हैं? आपको बताना है कि एक जगह से चले और वापस दूसरे नोड में घूम के आ गए। तो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ साइकिल्स इन दिस ग्राफ? एक से दो, दो से तीन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो एक से दो गए, दो से गए तीन, और तीन से आए वन। और साइकिल बताओ। अच्छा, दो से चार वाला एरो लगाना है, नहीं मैंने वो दोबारा से ड्रॉ किया था ना, यस। अब बताओ आप। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिर चार से एक पे कैसे आओगे? सैफुर, चार से एक पे नहीं आ सकते ना। दो से चार, चार से तीन, दो से चार चले जाओगे तो चार से तीन का एरो नहीं है हमारे पास। एक से दो, दो से चार, चार से तीन नहीं, चार से तीन नहीं मूवमेंट कर सकते, केवल तीन से चार जा सकते हो आप। तीन एक दो, तीन से एक, हाँ ये इसको आप घुमा सकते हो। एक चूंकि हमने एक दो तीन एक कर दिया है, अब इस साइकिल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक से ही करो, आप दो से भी कर सकते हो, तो दो तीन एक दो भी कर सकते हो, तीन से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें एक ही साइकिल है। अब
वर्टेक्स कोई सा भी ले सकते हो, बट साइकिल इसमें एक ही है। ओके, तो व्हाट इज ए लूप? अब हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, लूप क्या होता है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में साइकिल को ही लूप बोलते हैं, बट जनरली लूप का एक अलग मतलब होता है। तो मान के चलो कि मेरे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर कोई पाथ में बना दूं जो कि एक नोड से खुद को ही कनेक्ट करता हो। ठीक है, तो इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप आर नॉट वैलिड, तो इसको हम बोलेंगे लूप। तो कभी कभी, या कह सकते हो कि ज्यादातर टाइम पे लूप से एक वैलिड थिंग नहीं है, मतलब नेटवर्क में माना नहीं जाएगा लूप को। लूप होता ही नहीं है, जो मान के चलो आप। ठीक है, बट कहीं टर्मिनोलॉजी आ गई तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि कभी कभी वो होता है किसी के कहीं पे। ठीक है, अब हम आते हैं कनेक्टेड पे। कनेक्टेड ग्राफ। ग्राफ है नेटवर्क, दोनों एक ही चीज है, ये तो समझ गए आप। कनेक्टेड कहते हैं कि व्हेन ईच टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये नेटवर्क इज सेड टू बी कनेक्टेड connected if every two distinct vertices are connected to each other। तो जब सब कनेक्टेड है आपस में, तो इसको कनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर इज इट ए कनेक्टेड नेटवर्क? नेटवर्क में ऐसा भी हो सकता है कि आप, जैसे मैं ये से बोल सकता हूँ कि मान लो 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपस में है यहाँ पे, है ना, और 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब ये सिंगल ग्राफ है, बट ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कनेक्टेड नहीं है। तो एक एग्जांपल हो गया डिस्कनेक्टेड ग्राफ का, क्योंकि आप 3 से 4 पे जाना चाहें तो यू डोंट हैव एनी चैनल टू गो, राइट। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अभी हम एक चीज बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बार बार में काम आएगी आगे, वो पढ़ेंगे, वो है ट्री। व्हाट इज ए ट्री? ट्री को हिंदी में बोलते हैं पेड़, है ना, तो आप जानते ही होंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। ट्री कैसे बनता है? ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि यहाँ पे मान लो जड़ है, फिर यहां से तना निकलेगा, करेक्ट, तो ऐसे करके बढ़ाया हमने, फिर इसमें ब्रांचेस निकलेंगी, राइट, फिर वो ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए ट्री। अब इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा तो आप एग्री कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कनेक्टेड। ट्री कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता। क्या कोई एक ट्री ऐसे दो पार्ट में हो सकता है जो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो? नहीं हो सकता, राइट। और कोई भी ब्रांच निकल के तने में नहीं घुस जाएगी ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी ब्रांच निकली और तने में घुस गई, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि ब्रांच निकली और एक लूप बना के खुद में घुस गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट। तो देर इज नो साइकिल। तो ट्री कहते हैं ए नेटवर्क विच इज कनेक्टेड विदाउट एनी साइकिल। ओके, तो साइकिल फ्री कनेक्टेड नेटवर्क
connected graph is called a tree. ठीक है, अब हम आते हैं तो ये जो ग्राफ है ये किसी एग्जिस्टिंग ग्राफ का पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग ग्राफ है, उसके लिए मैं कुछ नोड या कुछ एजेस डिलीट कर दूं और बचने से मुझे कुछ ट्री मिल जाए तो मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर एक ट्री है जो कि यहां पर है। नेक्स्ट थिंग इज स्पैनिंग ट्री। व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री इज ए ट्री that connects all nodes of the network. तो नेटवर्क में पहले से ही नोड्स हैं, पहले से ही वर्टेक्स है। ठीक है, और उस वर्टेक्स को करने वाला कोई ट्री, कनेक्ट करने वाला हम कोई ट्री बना ले तो उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। एक और प्रॉपर्टी होती है ग्राफ्स की, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडिग्री। तो हम बोलते हैं इंडिग्री, और दूसरा है आउट डिग्री। ये क्या चीज है कि कोई भी वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स में घुसने वाली नंबर ऑफ एजेस और कोई भी वर्टेक्स से बाहर निकलने वाली नंबर एजेस को, तो घुसने वाली एजेस को कहते हैं हम इन डिग्री, कि कितनी उसके अंदर इंसर्ट हो रही है और कितनी उसके अंदर से एग्जिस्ट हो रही है, उनको कहते हैं आउट डिग्री। तो इन एनी ग्राफ तो नंबर ऑफ एजेस फॉर ए वर्टेक्स, फॉर ए वर्टेक्स द नंबर ऑफ एजेस गोइंग इनसाइड इनसाइड अब इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, इज कॉल्ड इन डिग्री और आउट डिग्री of that vertex, of that vertex। मतलब जितनी एजेज उसके अंदर जा रही है वर्टेक्स में उनको बोलते हैं इन डिग्री, और जितनी एजेज बाहर निकल रही है उनको कहते हैं आउट डिग्री। ओके, तो देखते हैं, तो ये वाला नेटवर्क समझते हैं, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। तो कैन यू टेल मी फॉर द वर्टेक्स 1 व्हाट इज इन डिग्री ऑफ 1? व्हाट इज द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1? गलत, 1, so the answer is 1। So in degree of vertex, because only one edge is going inside one, right? How many? What is out degree of 1? 1, ठीक है। Let's take 4. No, let's take 3. What is the in degree of 3? 1. And what is the out degree of 3? 2. Correct.
ठीक है, बहुत आप लोग समझ गए, सभी लोगों ने सही जवाब दिया ज्यादातर ने। तो एक थ्योरम है, सो द थ्योरम सेज दैट कि कोई वर्टेक्स कहीं से निकली है तो कहीं तो जाएगी, राइट। जैसे जिसने जन्म लिया वो मरेगा तो सही एक बार, राइट। तो यदि वो किसी एक वर्टेक्स की इन डिग्री है तो किसी दूसरे वर्टेक्स की वो उसको आउट डिग्री जरूर होना पड़ेगा। सो समेशन ऑफ इन डिग्री इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट डिग्री। आउट ठीक है। मान लीजिए मैं इसी थ्योरम को यहां पर लागू करूं तो क्या है इसका इन डिग्री क्या है? डिग्री क्या, एक की इन डिग्री है 1, दूसरे की इन डिग्री कितनी है 1, तीसरे की क्या है 1, चौथे की क्या है 2, ठीक है। और आउट डिग्री में करूं तो आउट डिग्री करूं, 1 की आउट डिग्री कितनी है 1, 2 की आउट डिग्री है 1, नहीं 2 की आउट डिग्री है 2, 3 की आउट डिग्री है 2 और 4 की आउट डिग्री है 0। तो दोनों तरफ मुझे 5 मिलेगा। डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा तो आपको दोनों तरफ, यदि कोई ग्राफ डायरेक्टेड नहीं हो तो इसका मतलब है कि उसमें बोथ डायरेक्शंस है, तो आप उसको ऐसे ट्रीट करो कि उसकी डायरेक्शन बोथ साइड्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आप इस पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप थोड़ा सोचिए और सोच के मुझे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए आप। देन एवरी नोड हैज इक्वल आउट, बिल्कुल बिल्कुल। In both side mode, every node will have always equal in and out degrees. That is 100% true. तो एक चीज है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं फिर से। ओके, तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, कैन यू सी ए ग्राफ हियर, राइट। तो व्हाट डज इट डिनोट्स? इसके अंदर कितने वर्टेक्स है? 5 वर्टेक्स, राइट। 5 वर्टेक्स है और एक डायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, यस वेटेड ग्राफ भी है, ठीक है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है, चूंकि इसमें 5 नोड्स है तो इसकी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी वो 5x5 की होगी। द साइज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल बी 5x5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं
कि 1 से 2 जाने में 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है 10 है, राइट। इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस ऑफ 1 and 2 इज 10, करेक्ट। तो 1 से 1 का हम डिस्टेंस 0 मानेंगे, क्योंकि आप 1 से 1 हमेशा जा सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो 1 से 1 का डिस्टेंस हो गया 0। तो जितने भी डायगोनल प्लेसेज हैं, 2 से 2 का डिस्टेंस 0 हो गया, 3 से 3 का 0 हो गया, 4 से 4 का 0 हो गया, 5 से। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो उसके डायगोनल्स को क्या कर लेते हैं हम, 0 इसमें फिल कर लेते हैं। फिर हमको जाना है 1 से 2। तो 1 से 2 जब हम जाएंगे तो इसका डिस्टेंस है 10, तो 10 हमने लिख दिया। फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री हमने 10 भर दी। अब हम आते हैं कि क्या हम 1 से 3 में डायरेक्ट जा सकते हैं? Do we have any age from 1 to 3 directly? No. So the distance of 1 to 3 is 0. Similarly 1 to 4 में भी कोई एज नहीं है, 1 to 5 में भी डायरेक्टली कोई एज नहीं है, तो वो सारी एंट्री 0 हो गई। तो पहली रो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो पहली रो हो गई, वो आप जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 0 10 0 0 0 हो गई। फिर आते हैं सेकंड रो पे, तो हम पकड़ते हैं नोड नंबर 2 को, वर्टेक्स नंबर 2 को पकड़ते हैं। वर्टेक्स नंबर 2 से वर्टेक्स नंबर 2 से हमारे पास कहां कहां जा सकते हैं हम, 3 और 4 में, केवल 3 में जा सकते हैं। 4 में नेटवर्क तो है हमारे पास, एज तो है, लेकिन वो 2 से 4 जाने का नहीं है। तो 2 से 3 का डिस्टेंस चूंकि 3 है, तो हमारी सेकंड रो में केवल एक नॉन जीरो एंट्री आएगी 3, और वो नॉन जीरो एंट्री है आपकी 2 to 3। Similarly in the third row we have 3 to 4 connection only, right? तो 3 to 4 में हमने 2 डाल दिया। अब 4 के पास 2 आउटगोइंग चैनल्स हैं, 4 से हम 2 में भी जा सकते हैं और 4 से हम 3 में भी आ सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो 4 से जब हम 2 में जाएंगे तो उसका डिस्टेंस है 4, और 4 से जब हम 3 में जाएंगे दूसरे चैनल के थ्रू, तो उसका डिस्टेंस है 5। तो आप देख रहे हैं कि यदि 3 से 4 में जाना है तो डिस्टेंस है 2, और 4 से यदि 3 में आना है तो डिस्टेंस है 5। डू यू फाइंड इट लॉजिकल? आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? नहीं है लॉजिकल। क्यों क्यों नहीं है लॉजिकल? So the answer is that it is a logical thing. अब किसी को पहाड़ पे चढ़ना है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, पहाड़ से उतरने में कम टाइम लगेगा। कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई 10th फ्लोर पे है, तो नीचे से ऊपर जाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, राइट। और ऊपर से नीचे आने में कम मेहनत लगेगी, राइट। दो सिटी है मान लो, और एक सिटी ढलान पे है, भले ही 4-5 किलोमीटर का उनका डिस्टेंस है, पर यदि एक सिटी ढलान पे है तो वहां से गाड़ी जैसे ही चलेगी वो सीधा नीचे वाली सिटी में आ जाएगी, उसमें कोई ज्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, बहुत कम खर्चा होगा। बट यही उसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो उसका बहुत खर्चा हो जाएगा। सो दिस जो ये जो वेटेड ग्राफ में जो वेट है एज में, वो हमेशा डिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत कुछ को रिप्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। अब 5 से एज नंबर 5 से हम 3 में भी जा सकते हैं और 4 में भी जा सकते हैं।
तो एक में भी जा सकते हैं और चार में, एक में जाने का डिस्टेंस है 3 और 4 में जाने का डिस्टेंस है 10। सर 3 3 में क्या लिखा है? 3 3 में 0 लिखा है हमने। थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मैंने 0 लिखा है, इसको मैं काट के फिर से 0 बना देता हूं यदि आपको डाउट है तो। ठीक है, ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम यहाँ पे। हम्म एक बहुत मजेदार एक्सरसाइज देखते हैं कि किसी को कपड़े पहनने हैं, ठीक है? तो कपड़े क्या क्या पहनेगा वो? शर्ट, पैंट, बेल्ट, टाई, जैकेट, वॉच, लेफ्ट शू, राइट सॉक्स, लेफ्ट शू एंड राइट शू। ठीक है, ये चीजें उसको पहननी है। नहा के आया है, ये सब कपड़े उसको पहनने हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि उसने इनर वियर्स पहन रखे हैं, अभी ये पहनने हैं उसको। ठीक है, तो देखिए, क्या वो ऐसा कर सकता है कि पहले जूता पहन ले फिर मोजा पहने? नहीं कर सकता, राइट? जूता पहनने के लिए पहले मोजा पहनना जरूरी है। क्या जूता पहनने के बाद में पैंट पहना जा सकता है? नहीं पहना जा सकता, राइट? जूता पहनने के बाद में पैंट नहीं पहना जा सकता, बट मोजा पहनने के बाद में पैंट पहना जा सकता है। ओके, तो शर्ट है, पैंट है, बेल्ट है। तो पहले शर्ट पहनेगा, क्योंकि शर्ट को टकिंग करना है, फिर पैंट पहनेगा और उसके ऊपर बेल्ट लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बेल्ट लगा दे फिर पैंट पहने, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो देयर इज ए वे टू डू दीज थिंग्स, राइट? पैंट पहले नहीं पहन सकता वो शर्ट से, क्योंकि पैंट पहनेगा फिर शर्ट पहनेगा फिर पैंट को खोलकर उसको टकिंग करना पड़ेगा, राइट? तो नहीं पहन सकता। शर्ट पहनने के बाद जैकेट पहनेगा, जैकेट शर्ट पहनने के बाद भी पहन सकता है, वो चाहे तो पैंट पहनने के बाद भी पहन सकता है। ठीक है, टाई वो तभी पहनेगा जब शर्ट पैंट उसका फाइनल हो गया है, तब वो टाई लगाएगा। ठीक है, जैकेट टाई के ऊपर भी पहनी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैकेट पहनने के बाद भी टाई पहनी जा सकती है, राइट? टाई बेल्ट लगाने के बाद भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? शर्ट पहनने के बाद ही वो वॉच पहनेगा, राइट? फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट सॉक, उसके बाद में लेफ्ट शू, मगर लेफ्ट सॉक और लेफ्ट शू पैंट के बाद आएंगे, राइट? सिमिलरली राइट सॉक, राइट शू, बट राइट शू जो है वो पैंट के बाद आएगा। तो ये एक नेटवर्क है, बहुत प्यारा नेटवर्क है, बहुत ही अच्छा नेटवर्क है ये। इसमें ये दिखाया है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ हम देख रहे थे, हमने यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बोथ डायरेक्शंस में पॉसिबल है, और कुछ चीजें हैं जो केवल यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल है, उनको आप रिवर्स में नहीं कर सकते। तो जो मैं आपको एग्जाम पल दे रहा था वर्क प्लान का, तो ये एक वर्क प्लान की तरह है। ठीक है, मकान का काम जब होता है तो कुछ चीजें होती है जो आप आगे पीछे कर सकते हो, पर कुछ चीजों को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले बिजली की फिटिंग कराओगे या पहले पाइपलाइन का काम करोगे, नल का, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट ये काम होने के बाद ही प्लास्टर होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि प्लास्टर पहले करा लिया फिर ये काम कराओ, ऐसे नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें इंटरचेंजेबली है, कुछ चीजें नहीं है। तो ये एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बन जाता है जब चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि किसी को सिटी प्लान करना है, कोई गवर्नमेंट है उसको नया सिटी बनाना है, तो ये जो नोड्स हैं, जो वर्टेक्स है, वो हजारों की संख्या में होते हैं। और यदि आपको काम जल्दी करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पैरेलल करनी होगी, नहीं तो आप नहीं कर सकते। यदि आप पहले एक काम करेंगे फिर बोलेंगे ये खत्म होने से मैं दूसरा करूंगा, फिर दूसरा खत्म होने से तीसरा करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। मकान में भी सेम चीज होता है, बहुत सारी चीजें पैरेलल करनी पड़ती है, तभी जाके वो मकान एक महीने में 2 महीने में खत्म होता है बनना, नहीं तो वो नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो दैट्स ऑल, इस घंटे में ये ठीक है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है? और ब्रेक के बाद फिर से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? All right. So we will take a 7 minutes break. Okay, we will meet again.
हाँ ब्रेक चल रहा है और 2-3 मिनट और चलेगा ब्रेक। ओके ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम अभी शुरू करते हैं, ठीक है, प्लीज कम बैक। ओके, तो अभी हमने देखा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो एक और छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है नोट्स बनाने के पर्पज से, कि केवल 3 वर्टेक्स का एक साइकिल है मेरे पास, एक ग्राफ है। तो 1 से 2 का जो वेट है वो है 2, 2 से 4 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 4 वेट से, और 1 से 3 का वेट है 3। ठीक है, तो आपको पहले एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके
आगे में और ऊपर में 1 2 3 1 2 3 लिख लेना। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डायगोनल्स पे यू विल कीप 0 0 0, तो 0 0 0 हमने लिख दिया। नाउ 1 to 2 जाने के लिए कितना वेट है, 2 वेट है तो 2 लिख दिया। 1 to 3 जाने के लिए 3 वेट है तो 3 लिख दिया। 2 से कहां जा सकते हैं, 2 से केवल 3 पे जा सकते हैं जिसका डिस्टेंस है 4, तो 4 लिख दिया। 3 से कहां जा सकते हैं, 3 से कहीं नहीं जा सकते, तो 3 के रो में आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स। ठीक है, तो एक चीज होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, शॉर्ट में DAGS। ठीक है, मतलब उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, और एसाइक्लिक का मतलब होता है उसमें कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी साइक्लिंग नहीं होना चाहिए। तो एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। सॉर्ट और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में क्या होता है कि आप एक सेट बना लेते हैं कि यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। तो मैं इसका एग्जांपल आपको ऊपर वाले ग्राफ से दे दूंगा। ठीक है, ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ए लीनियर ऑर्डरिंग of its vertices such that for every directed edge u to v, for every directed edge u to v, vertex u appears before vertex b in the ordering। तो एक ऑर्डर बना लेना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि 1 to 2 2 to 4, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना लिया यहाँ पे। सॉर्ट बना लिया, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 2 से स्टार्ट हुआ 3। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसे इसको नहीं लिखना है, नेटवर्क के फॉर्म में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, तो ये मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, क्योंकि मैं 1 से 2 में जा सकता हूं, 2 से मैं 3 में जा सकता हूं, और चूंकि 3 में जाने के लिए, हाँ, बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द ग्राफ इज एसाइक्लिक, तो इसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, तो ये मतलब इस पे वो वैलिड नहीं है। ठीक है, दिस टर्म इज ओनली वैलिड फॉर एसाइक्लिक ग्राफ, this is valid only for okay, so I am writing in directed acyclic graphs this term is defined। ठीक है, तो ये ग्राफ में हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, वो है मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इससे क्वेश्चन आएगा, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो
अब हम आते हैं मिनिमल ट्री प्रॉब्लम। अभी हम ध्यान से देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है। तो ये होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में, ये प्रॉब्लम आती है फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। फॉर वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है और उस नेटवर्क में से आपको एक ट्री बनाना है जिसका की लेंथ कम से कम हो। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 2 3 4, ठीक है। ओके, तो 4 2 1 3 9, ठीक है। अब मुझे इसमें से एक ट्री बनाना है। तो मैं जब इसमें से ट्री बनाऊंगा तो मुझे ट्री बनाने का मतलब है कि इसमें से कुछ एजेस को डिलीट करना है और वर्टेक्स मुझे सारे लेने पड़ेंगे। तो मान के चलो कि मैं 1 से स्टार्ट करूं, तो 1 से स्टार्ट करूं तो 1 से सबसे कम वेट का एज कौन सा है और वो किसको कनेक्ट करता है। तो सबसे कम वेट का एज है 11। राइट राइट राइट, एक है और वो 3 को कनेक्ट करता है। राइट, तो जो सबसे कम वेट का है हम उसको सबसे पहले ले लेंगे। तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बताइए 1 और 3 से जो बचे हुए नोड है उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे कम एज का, सबसे कम वेट का एज कौन सा है और वो किसको कनेक्ट करता है। यस, वेरी गुड। तो ये 3 को 2 से कनेक्ट करता है और इसका वेट है 2। अब बताइए 4, अब हमारे पास कनेक्टेड कितने हो गए 3 और अनकनेक्टेड कितना हो गया 1। तो अब आपको देखना है कि जो कनेक्टेड पोर्शन है उससे अनकनेक्टेड पोर्शन में जाने के लिए कौन सा एज है और उसका मिनिमम लेंथ क्या है, मिनिमम वेट का कौन सा एज है। राइट, तो ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है इसको। तो ये बन गया हमारा ट्री। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ था क्या उसमें साइकिल थे, क्या उसमें साइकिल है करेक्ट। बिकॉज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 चले जाओ, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 1 चले जाओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 चले जाओ। राइट, तो बहुत सारी साइकिल्स एक्चुअली, 2 साइकिल नहीं है, ये 2 से ज्यादा है। तो उसमें से हमने जिनकी वेट ज्यादा थी उनको हटाकर एक नया ग्राफ बना लिया जिसमें सारे नोड कनेक्ट हो रहे हैं। हमको क्या चाहिए, कनेक्शन ही तो चाहिए ना, हमको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही तो चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हर एक नोड से हर एक दूसरे नोड पे चले जाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो हमने बाकी की सब चीजें डिलीट कर दी और जो मिनिमम लेंथ वाली एज है उसको हमने रख लिया। उसको हम बोलते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। हमने ट्री बनाया और उसका लेंथ मिनिमम है। तो अभी हमने जो किया उसको हम लिखेंगे एल्गोरिदम की फॉर्म में और फिर हम उससे एक बढ़िया सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कितना बढ़िया ये सिस्टम है, कितना अच्छा एल्गोरिदम है। सो इन दिस एल्गोरिदम, so what is the procedure? Procedure is that कि हम एक सेट बना लेंगे, लेट n इक्वल टू 1 2, जितने भी मेरे पास मुझे नोड्स दिए हुए हैं मैं उनका एक सेट बना लूंगा।
स्मॉल एन ले लेता हूं यहां पे मैं, बी द सेट ऑफ नोड्स ऑफ द नेटवर्क एंड डिफाइंड सी के। तो हम यहाँ पे दो तरह के सेट डिफाइन कर लेंगे। एक हम सेट डिफाइन कर लेंगे जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, और एक सेट डिफाइन कर लेंगे जो कनेक्ट हो गए हैं। सेट ऑफ नोड्स, आपको समझ में नहीं आया तो जो मैंने एग्जांपल दिया उससे थोड़ा सा उसको रिकॉल करो। दैट हैव बीन परमानेंटली, that have been permanently connected at iteration k। तो दूसरा जो नंबर है वो है सी के बार। सी के बार है कि वो सारे नोड्स, वो सारे वर्टेक्स जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, सेट ऑफ नोड्स एज yet to be connected permanently after iteration के। तो ये हमने कर लिया हर एक स्टेप में। जैसे हमने पहले क्या किया था कि वही एक से शुरू किया था, फिर एक को जब 3 से कनेक्ट कर लिया तो एक और 3 का एक सेट बना लिया, बचे हुए का दूसरा सेट बना लिया। फिर जब 2 को कनेक्ट कर लिया तो 1 2 3 का एक सेट हो गया, बचे हुए का अलग सेट हो गया। ऐसे करते जाएंगे हम, ठीक है। और एल्गोरिदम में क्या करना है, एल्गोरिदम सेज दैट, सबसे जो पहला स्टेप है जिसको नाम दे दिया स्टेप 0, उसमें हम देंगे सेट इक्वल टू 5। तो C0 को 5 दे दिया एंड C0 बार को हम पूरा का पूरा सेट दे देंगे, मतलब हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया और कनेक्टेड नंबर ऑफ नोड जो है वो 5 है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में, दैट इज स्टेप स्टेप 1। स्टार्ट विद एनी नोड, start with any node I in the unconnected set C0 bar and set C1 equal to I rendering C1 bar equal to n minus I, set k equal to 2। फिर आता है जनरल स्टेप के। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आप इसको ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट ए नोड select a node J star in the unconnected set
in the unconnected set C k minus 1 bar that yields the shortest arc to a node in the connected set C k minus 1. Okay, and remove it. आप सभी पेन और पेपर ले लेना, मैं जो ग्राफ बनाऊंगा इसके बाद में वो आपको भी बनाना है, ठीक है। तो आप एक पेन और पेपर ले लेना, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। फ्रॉम ck minus 1 by 2 obtain ck and ck bar respectively. Stop if pk bar is empty, else and repeat it. ठीक है, ओके। तो अभी हम एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं इंग्लिश की, उसके बाद जब मैं नेटवर्क ड्रॉ करूंगा तो वो आप नेटवर्क बनाना है आपको साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग फिगर गिव्स द माइलेज of the feasible links connecting 9 offshore natural gas wellheads with an inshore delivery point. Okay, determine minimum pipeline network that links the wellheads to the delivery points, ठीक है। तो एक अब मैं प्लॉट बना रहा हूं फिगर, वो आप भी बनाएंगे, ठीक है, साथ में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा बाद में आगे, तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं है ना। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप बनाते जाइए। तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, ठीक है। So this distance is 5, this distance is 6, this distance is 15, this distance is 7, this distance is 12, this distance is 3,
This distance is 10. This distance is 9. This distance is 4. This distance is 15. This distance is this distance is 14. This distance is 6. This distance is 13. This is 7. This is 5. ओके, एक बार देख के आप बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। हम लोग 5 मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे। जो लोग बना रहे हैं उनके लिए हम 5 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं पूछूंगा आपसे, तो आपको अपने फिगर में देखकर उसका जवाब देना है। ओके, तो व्हेन यू आर डन यू टेल मी दैट यू आर डन। यदि आपने इस फिगर को लिखना कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे बता देंगे कि आपने फिगर लिख लिया। ओके, तो मैं अब आपको प्रॉब्लम समझा देता हूं इसमें, ठीक है। तो ये एक 9 तेल के कुएं हैं, ठीक है। और ये 9 तेल के कुएं से तेल निकाला जा रहा है, मान लो पेट्रोल निकाला जा रहा है। और ये पेट्रोल ये आपस में कनेक्टेड है, और ये इनका जो रोड है, जिस रोड से वो कनेक्टेड है उसका डिस्टेंस इसमें लिखा हुआ है। फिर यहां पर आपका एक डिलीवरी पॉइंट है जो है कि है पॉइंट नंबर 1 के पास में। जो कुआं नंबर 1 है उसमें एक डिलीवरी पॉइंट है। मान के चलो कि यहाँ पर एक ट्रेन आती है डिलीवरी पॉइंट पे, और सारे तेल के कुओं से तेल पे ट्रकों में भरकर डिलीवरी पॉइंट पे जाता है, और वहां से वो ट्रेन से आगे चला जाता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो अननेसेसरी के रोड्स है हम उसको हटा दें, और जो सबसे कम डिस्टेंस के जो रोड्स है उनको रखें, जिससे कि सारे वेल हेड्स कनेक्ट हो जाएं आपस में, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अभी हम इसको स्क्रॉल कर देना है, और यहां पर हम क्या करेंगे कि पहले तो सारे के सारे पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। मैं दोबारा से एजेस को नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि मुझे सारे वर्टेक्स कनेक्ट करने हैं, सारे नोड कनेक्ट करने ही हैं, तो मैं उसको लिख लेता हूं। जैसा मैंने उसमें लिखा वैसे के वैसे लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी इधर तो है एक लिस्ट है जिसमें है कनेक्टेड सेट्स, और इधर जो लिस्ट है उसमें है अनकनेक्टेड सेट। सबसे पहले C1 जो है वो 5 है, मतलब कुछ भी कनेक्ट मैंने नहीं किया। और C1 बार जो है वो सारे ही नोड हैं, मतलब कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, तो सभी अनकनेक्टेड है। 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहां तक ठीक है, ठीक है। अभी हम C1 में कोई भी एक पॉइंट मान के चलो 1 से स्टार्ट कर दिया हमने। तो यदि मैंने 1 यहां से ले लिया, तो मैं इसको चलो मैं 0 लिख देता हूं, और इसको मैं 1 लिख देता हूं, C1 बार। तो मैं 1 चूंकि मैंने इससे यहां पे ले लिया, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको मैं 1 से हटा दूंगा। 3 4 5 6 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि चूंकि मैंने 1 को कनेक्ट कर लिया, अब मुझे अपने फिगर में देख के बताइए कि 1 से नियरेस्ट डिस्टेंस का कोई भी और नोड कौन सा है। क्योंकि 1 इज कनेक्टेड, तो 1 से नियरेस्ट दूसरा नोड कौन सा है। 5 है, नोड नंबर 5 इज कनेक्टेड, इट इज हैविंग ए नियरेस्ट डिस्टेंस,
तो मैं क्या करूंगा, अपने सॉल्यूशन में एक को 5 से कनेक्ट कर दूंगा और इसकी डिस्टेंस लिख दूंगा, और C2 में लिख दूंगा 1 5, और C1 में से मैं 5 को डिलीट कर दूंगा। तो 2 3 4 6 7 8 9। अब आपको जो सेट ऑफ कनेक्टेड नोड्स हैं 1 एंड 5, उससे सेट ऑफ अनकनेक्टेड नोड हैं जितने भी बचे हुए, उसमें मिनिमम डिस्टेंस देखना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, वो नोड कौन सा है, और वो एज का वेट क्या है, डिस्टेंस क्या है। 1 से 5 की पूरी यूनिट दूसरे किसी भी नोड से सबसे कम डिस्टेंस पर कौन सा ऐसा नोड या कौन सा ऐसा एज है, बताइए। ओके, एनीवन एल्स? 6, करेक्ट, सो दैट आंसर इज करेक्ट। तो 5 से 6 में ये सबसे छोटा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 3। इसका जो डिस्टेंस है वो है 3। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, C3 यहां पे लिखेंगे। C3 हो गया 5 1 5 एंड 6, और चूंकि 6 को हमने यहाँ पे ले लिया तो 6 को हम डिलीट कर देंगे, और हम लिखेंगे 2 3 4 7 8 9। ठीक है, अब बताइए 1 5 6 से, मतलब C3 से C3 बार में सबसे कम डिस्टेंस का एज कौन सा है, C3 से C3 बार में। मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं। आपको बताना है कि 1 5 6 के जो नोड है उससे बचे हुए नोड में सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है। 1 से 2 का है, और कोई आंसर? 2 और 7? नहीं, 2 और 7, यस, 5 और 7। तो हमारे पास दो आंसर है, और ये दोनों आंसर का लेंथ सेम है। या तो आप 1 को 2 से कनेक्ट कर सकते हो, या 5 को 7 से कनेक्ट कर सकते हो। वेरी गुड। तो कोई भी अपनी मन का हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मान के चलो 5 से 7 का कनेक्शन हम लिख देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब C4 इक्वल टू हो गया 1 5 6 7, और C4 बार हो गया 2 3 4 8 एंड 9। अब आप मुझे बताएंगे कि C4 से C4 बार में होने वाला मिनिमम कनेक्शन क्या है, बताइए। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं तो आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। C4 से C4 बार में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। अब 2 ही बचा हमारे पास, और कोई चॉइस नहीं है। तो हम जो 2 बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 1 से 2 की है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस है 5। तो मैं फिर से इसको लिख देता हूं, C5 इक्वल टू 1 5 6 7 2, और C5 बार मेरा आ जाएगा 3 4 8 एंड 9। अब आप चूंकि C5 में कम हो गए हैं, तो अब आप C5 बार में चूंकि पॉइंट सब कम हो गए हैं, तो अब आप C4 बार चाहें, यदि आप चाहें तो C5 बार में भी देख सकते हैं कि अनकनेक्टेड सेट से कनेक्टेड सेट में सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं, बताइए। 3 2, करेक्ट। 3 से 2, 2 से 3, बिल्कुल। और कोई? डू वी हैव एनी बेटर चॉइस? 2 से 3 से 5 से 9, 5 से 9 का भी डिस्टेंस 6 है। वेरी नाइस। लैब सेशन हैज स्टार्टेड।
मेरी क्लास तो 10 बजे तक है ना। तो लैब सेशन कैसे स्टार्ट हो गया? ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कोई भी एक, चूंकि इसमें टाई है कि 2 से 3 ले या 9 से 5 ले, तो कोई भी एक अपने मन का लिख लेते हैं। 9 से 5 ही हमने लिख लिया है और उसका डिस्टेंस है 6। तो C6 में आ गया है 156729 और C6 बार में हमने लिख लिया है 348। ठीक है, अब बताइए, अब सबसे कम कौन सा है? 2 से 3 नहीं, 2 से 3 नहीं है अब 2 से 3 नहीं है। चेक केयरफुली। सेट ऑफ कनेक्टेड से सेट ऑफ अनकनेक्टेड में एक सबसे छोटा कनेक्शन कौन सा बताइए? 9 से 8। वेरी गुड। सो 9 to 8 इज द नाउ लोएस्ट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? C7 लिख देते हैं। C7, तो C7 आ गया 156729 और C7 बार में हमारे पास आ गया 3 और 4। अब बताइए, 3 और 4 से जो बचा हुआ एरिया है उसमें जाने के लिए सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? 9 से 8। 9 से 8 हो गया। अब बताइए, 1 से 3। 1 से 3 का डिस्टेंस तो 9 है, वो कैसे छोटा होगा? 8 से 7। 8 से 7 का डिस्टेंस भी 7 है। और देखिए क्या हमारे पास बेटर चॉइस है? 4 से 6, इसका डिस्टेंस भी 7 है। 2 से 3, 2 से 3 आप भूल रहे हैं। 2 से 3 हो गया आपका 6, इसका डिस्टेंस है 6। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे C8 में ले लेते हैं 156729 और 3, और C से 8 बार में ले लेते हैं 4, और 2 से 3 को हम ड्रॉ कर लेते हैं, और 2 से 3 का डिस्टेंस है 6। अब बताइए, अब बचा खाली 4। तो 4 से निकलने के लिए अब हमारे पास केवल एक ही चॉइस है जो बढ़िया है, वो है 4 से 6, और कोई चॉइस नहीं है। तो 4 से 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डिस्टेंस है 7, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। तो अब हम इसका डिस्टेंस C9 लिख देते हैं 15672983 और C9 बार आ जाएगा हमारा 5। 5 हो गया। तो अब हमारा डिस्टेंस खत्म हो गया। अब आप मुझे बताइए कि टोटल कितनी डिस्टेंस हमने बनाई। क्या हमने बड़ा काम किया वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं सबको। ठीक है, टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ? व्हाट इज द टोटल लेंथ? तो ये हो जाएगा आपका 5 + 6 + 4 + 5 + 5 + 3 + 7 कितना हुआ? 6 4 6 5 5 3 7 41 हो गया। 41 हो गया, राइट। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। मैं आपके और एक्सरसाइज में इसमें डाल दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको देना चाहता हूँ, और आपको मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू सॉल्व द सेम एक्सरसाइज, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट। एक 1 से स्टार्ट ना करके
आपको ये डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करने हैं। तो सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय स्टार्टिंग विद some other point। तो मान के चलो कि 6 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 6 से स्टार्ट करके देखते क्या सेम आंसर आता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि यस, इसका आंसर सेम ही आता है। आप चाहे कोई से भी पॉइंट से इसको स्टार्ट करो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो आज के लेक्चर में यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यू प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, so if there are no questions then we will close this meeting। जैसे कि कोई स्टूडेंट बता रहा है कि आप लोगों का दूसरा सेशन भी शुरू होने वाला है, तो हम लोग इसको यहीं फिनिश करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो शैल वी क्लोज दिस मीटिंग नाउ। अभी अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी हमारा इतना ही था सिलेबस में, आगे हम कोई दूसरी चीज पढ़ेंगे। ओके, so I'm stopping this recording here and I'm closing this meeting. Okay, I will upload these notes in your lecture notes. You will find your notes there. Okay. Okay.